नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अननोन एकेडमिक्स में। आज हम सोशल साइंस के मॉडल सेट का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। यह है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये हमारा हो गया 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्या बोल रहा है कि 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञान में वृद्धि हो सकती है, यानी कि किताबें दुनिया बदल सकती हैं। किताबें निरंकुशवाद और आतंकी राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। ठीक है, ये यूरोप में ये चल रहा था उस समय। उपन्यासकारों का भी मानना था कि छाप खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे निरंकुशवाद समाप्त हो जाएगा। उन्हें विश्वास था कि ज्ञान वृद्धि करने से निरंकुशवाद का आधार को नष्ट करने में मदद मिलेगी और इसमें छाप खाने की भूमिका अत्यधिक होगी। ऐसा क्यों करना था लोगों का, इसका कारण देखते हैं। इसका कारण है पहला कि यूरोप के ज़्यादातर राज्यों में साक्षरता बढ़ती जा रही थी। साक्षरता बढ़ रही थी। जब साक्षरता बढ़ेगी इसका मतलब क्या है, उनके लोगों का विकास होगा, उनकी सोचने की शक्ति बढ़ती जाएगी। साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में जैसे पढ़ने का जुनून हो गया था। जब वो लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे तो फिर वो अपने आप से सवाल करना स्टार्ट करेंगे। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे थे। मुद्रण संस्कृति के आगमन के बाद अब आम लोग भी किताबों के माध्यम से लेखकों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों के विचारों को जान रहे थे, है ना। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अब उनकी जो पुरानी मान्यता थे वो अब तर्क शक्ति के आधार पर वो सुधारने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो पुरानी मान्यताएं हैं वो बहुत सारा अंधविश्वास पर टिकी हुई है। तो अब वो अंधविश्वास से दूर होकर के अब तर्क शक्ति अपने विचारों को उसमें जोड़ करके देख रहे थे कि किस तरह से ये मान्यता है वो सही है या गलत है। ठीक है, विभिन्न विचारों को पढ़ करके लोग अपनी खुद की मान्यताएं भी बना रहे थे। पुरानी मान्यताओं को तो एक तोड़ ही रहे थे, साथ ही साथ अपनी नई मान्यताएं भी गठित कर रहे थे, जोड़ रहे थे। फ्रांस का एक उपन्यासकार है लुई सेबेस्टियन मार्सिए। इसका नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने ये कहा था कि छाप खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है और इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। तो ये कहना था लुई सेबेस्टियन का। ऐसा क्यों कह रहा था, क्योंकि इन्होंने देखा कि पुरानी मान्यताओं को इन्होंने कैसे सुधारा, साथ ही साथ ये देख रहे थे कि इनकी खुद की मान्यता किस तरह से विकसित हो रही है। तो इस तरह से बहुत से लोग मुद्रण और संस्कृति की भूमिका के प्रति आश्वस्त थे कि इससे निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उनके बीच सामंजस्य से बैठाता है। तो इसका आंसर देखते हैं। ये है हमारा 16 नंबर प्रश्न का आंसर। क्या बोल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक तरह के सामाजिक विभाजन को संभालती है। इससे इन टकरावों को विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। ठीक है, संदेह कम हो जाता है, डाउट कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में टकराव को अस्थायी तौर पे खत्म तो नहीं कर सकता, लेकिन उसे संभाल सकता है, उसे सामंजस्य बैठा सकता है उसमें। ठीक है, भारत में ही देखिए बहुत सारे अलग अलग धर्म और जाति के लोग हैं, इसके बावजूद यहाँ पे लोग शांति से रह रहे, यानी कि इसके बीच क्या हुआ, कुछ तो हुआ होगा ना। तो यहाँ पे सामंजस्य बैठाया गया। कैसे बैठाया जाता है देखते हैं। तो लोकतंत्र में क्या है कि सभी को समान अधिकार प्राप्त है, पहला पॉइंट है ना। इसमें अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका मूल्य क्या होगा, समान होगा। किसका, वोट का मूल्य। ठीक है, यानी कि अगर कोई एक अमीर आदमी वोट दे रहा है तो उसका भी मूल्य एक ही गिना जाएगा, जबकि गरीब वोट दे रहा है तो उसका भी मूल्य एक ही गिना जाएगा, यानी दोनों का वोटों का मूल्य एक ही है। सभी आर्थिक वर्ग के व्यक्तियों की एक समान अधिकार प्राप्त है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है कि लोकतंत्र में पुरुष और महिलाओं को बराबर अधिकार प्राप्त है। बराबर अधिकार का नहीं मतलब जो पुरुषों को प्राप्त है अधिकार, वही महिलाओं को भी अधिकार प्राप्त है। पहले क्या था, पहले फ्रांस का ही बात कर लेते, पहले क्या था, केवल पुरुष ही वोट दे सकते थे, लेकिन महिलाएं वहाँ पे नहीं दे सकती थी। लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत में हमेशा से पुरुष और महिलाओं ने स्वतंत्र भारत में वोट देने का अधिकार प्राप्त किया है। ठीक है, इसके अलावा पुरुष जो काम के लिए जितने पैसे उसको मिल रहे हैं, उतने ही पैसे महिलाओं को उस काम के लिए मिलते हैं। तो ये क्या है, ये बराबरी का अधिकार है। ठीक है, इसके अलावा पुरुषों के समान महिलाओं को भी अपने व्यवसाय चुनने, व्यवसाय मतलब बिजनेस चुनने का पूरा अधिकार दिया गया है, यानी कि महिलाएं भी अब क्या कर सकती है, अपनी व्यवसाय चुन सकती है। अगला पॉइंट है कि लोकतंत्र में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का महत्व समान है। महत्व समान मतलब अल्पसंख्यक का जो महत्व है वही बहुसंख्यक का है। यहाँ पे बहुसंख्यक होने का मतलब ये नहीं कि उसका महत्व ज़्यादा हो जाएगा और अल्पसंख्यक का महत्व कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, लोकतंत्र में अल्पसंख्यक का जो वैल्यू है वही वैल्यू बहुसंख्यक का भी है, यानी दोनों का ही एक दूसरे की भावनाओं का आदर और सम्मान करना जरूरी है। ये लोकतंत्र की एक खासियत है। लोकतंत्र में लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का मतलब ये है कि लोग अब अपनी मर्जी से कोई भी धर्म को स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये भी लोकतंत्र की एक खासियत है। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का आंसर। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका क्या है। तो हमें यहाँ पे मुद्रा की भूमिका का बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 17 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे 4 प्रकार का भूमिका है। पहला है विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम कहने वाला लेन देन का माध्यम है। कैसे? तो मुद्रा का यह कार्य क्यों जरूरी था? क्योंकि वस्तु विनिमय क्या था? वस्तु विनिमय में आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी चीज़ें लेता हो, और एक व्यक्ति वैसा चाहिए जो आपको चीज़ें वो देता हो जो आपको चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? दोहरा संयोग चाहिए, यानी कि इसको वही सामान चाहिए होगा जो आपके पास है, जबकि आपको जो चीज़ चाहिए वो इसके पास होना चाहिए। तो इसके लिए क्या चाहिए? दोहरा संयोग चाहिए। संयोग गलत है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ संयोग होगा। तो दोहरे संयोग की घटनाओं को दूर करता है कौन? मुद्रा। लोग अपनी वस्तुओं को मुद्रा के बदले में बेचते हैं और उससे प्राप्त राशि को अपने वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ये पॉसिबल हुआ किसके कारण? मुद्रा के कारण। अब मुद्रा के कारण हमें दोहरे संयोग की जरूरत नहीं है। अगला है मूल्य मापक। मूल्य का मापक कहने का मतलब क्या है कि मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में भी कार्य करती है। विभिन्न वस्तुओं की कीमत को मुद्रा के रूप में दर्शाया जाता है। आप कोई भी सामान लोगे तो उस पर आपको MRP दिखेगा, है ना कि आपको वहाँ दिखेगा कि ये वस्तु लीजिए और इसके बदले ये सामान लीजिए, ऐसा तो नहीं दिखेगा। वहाँ पे आपको क्या दिखता है? MRP, जिससे किसी दो वस्तुओं के बीच मूल्यों की तुलना करने में आसानी होती है। अब मान लीजिए आपको एक स्टडी लैंप लेना है, ठीक है, और आप अमेज़न पे देख रहे हो उसका प्राइस है 500 रुपये, जबकि वही स्टडी लैंप का मूल्य फ्लिपकार्ट पे वहाँ है 550 रुपये। ठीक है, ये अमेज़न पर है और ये फ्लिपकार्ट पे है। तो आपको क्या लग रहा है कौन सा सस्ता है? ये अमेज़न वाला। तो आप ये कैसे देखें? यहाँ पे प्राइस के रूप में ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? मुद्रा के कारण आप कंपेयर कर सकते हो कि जो सामान वहाँ पे मिल रहा है वही सामान दूसरी जगह पे कितने मूल्य में मिलता है। तो तुलना करने में इससे क्या हो रही है? अब आसानी हो रही है। अगला पॉइंट है हमारा कि भावी भुगतान का आधार। भावी भुगतान करने का मतलब क्या है? भविष्य के लिए जो भुगतान करना है उसका आधार मुद्रा है। वस्तु विनिमय प्रणाली में भावी भुगतानों की कोई व्यवस्था नहीं थी, किंतु मुद्रा ने इस कठिनाई को दूर कर दिया। मुद्रा वर्तमान भुगतानों के साथ साथ भावी भुगतानों का भी आधार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुद्रा को समान स्वीकृति प्राप्त है और इसका मूल्य स्थिर, टिकाऊ और समरूप है। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली में अगर आपको भावी भुगतान करना है तो आपको उस सामान को जमा करना होगा, और किसी भी सामान को एक हफ्ते से ज़्यादा आप जमा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो खराब होना स्टार्ट हो जाए। जैसे कि दूध है, दूध को आप 2-3 दिन से ज़्यादा जमा करके नहीं रख सकते हो। टमाटर को आप 2-3 दिन से ज़्यादा संभाल के नहीं रख सकते हो। अगर कोई सब्जी है तो आप उसको 2-3 से ज़्यादा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कहना है कि अगर हम मुद्रा ला देते हैं तो मुद्रा के लाने से क्या है? आप उसको 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल, 10 साल तक आप संभाल के रख सकते हो। उसका नुकसान नहीं होगा, उसके मूल्य में गिरावट नहीं होगा, यानी कि उसका मूल्य क्या है? स्थिर है, वो टिकाऊ है, वो खराब भी नहीं होगा, समरूप है। यानी कि कहने मतलब है कि अगर आपको कोई मुद्रा जम्मू कश्मीर से मिल रही है, आपको कोई मुद्रा अरुणाचल प्रदेश से मिल रही है, कोई मुद्रा आपको केरल से मिल रही है, कोई मुद्रा आपको झारखंड से मिल रही है, तो इसमें मुद्रा का मूल्य कहीं घटेगा नहीं। जो मुद्रा यहाँ पे है वही मुद्रा यहाँ पे भी दाम होगा, सेम प्राइस होगा उस मुद्रे का। यहाँ पे भी जो मुद्रा है ये भी मुद्रा वही सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप झारखंड का मुद्रा केरल ले जाके चलाते हो तो उस मुद्रा का मूल्य अगर 5 रुपये लिखा हो तो वो 5 ही रुपये मिलेगा, चाहे वो आप कहीं पे भी चले जाओ। ठीक है, यही कहने का मतलब है समरूप का। अगला पॉइंट है कि मुद्रा का संचय के रूप में। मुद्रा संचय का मतलब क्या होता है? जमा करना। तो मुद्रा को जमा किया जा सकता है। मुद्रा के अभाव में क्या था? बचत को संचित करना सरल नहीं था, क्योंकि वस्तुओं का अधिक समय तक संचय नहीं किया जा सकता। जैसे पहले बताएं कि किसी भी वस्तु को ज़्यादा दिन तक संचय जमा करके नहीं रखा जा सकता, लेकिन मुद्रा के साथ ऐसा नहीं है। मुद्रा में क्या है कि मुद्रा का मूल्य हानि किए बिना उसे संचित किया जा सकता है। अगला है मूल्य का हस्तांतरण। मूल्य का हस्तांतरण करने का मतलब है कि मुद्रा में तरलता का गुण होता है, जिस कारण इसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। अगर हमको कोई घर बेचना होगा, ठीक है, तो हमें घर बेचने में कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। हो सकता है कि आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक समय लग जाए, है ना। लेकिन मुद्रा के साथ ऐसा नहीं है। आप मुद्रा को कहीं पे भी कभी भी चेंज कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है, मुद्रा को आप कहीं पे भी किसी व्यक्ति को दे सकते हो। तो ये गुण के कारण ये क्या है? ये हस्तांतरण आसान है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब हमारा अगला प्रश्न है कि जल दुर्लभता क्या है और जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है, ये पढ़ना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो जल दुर्लभता क्या है? ये हमारा हो गया 18वां नंबर आंसर। तो जल दुर्लभता या जल संकट, जल दुर्लभता को क्या कहते हैं? जल संकट भी कहते हैं। पानी की मांग को पूरा करने के लिए अलवणीय मतलब फ्रेश वाटर के संसाधनों की कमी है। इसका मतलब क्या है? यानी कि हमें जल की संकट कब महसूस होता है? जब हमारे पास कोई फ्रेश जल नहीं होता, हमारे पास पीने के लिए अलवणीय जल नहीं होता। अलवणीय जल के 2 स्रोत हैं, एक है सतही जल स्रोत, जबकि दूसरा है भौम जल स्रोत। सतही जल स्रोत का मतलब क्या है? जो भी सतह पे मिलते हैं, जैसे कि तालाब, जैसे नदी, ठीक है, जैसे झरने, ये सब क्या है? ये सब सतही जल स्रोत है। ठीक है,
जबकि भौम जल स्रोत का मतलब क्या है, अंडरग्राउंड वाटर, जो आप बोरिंग करके पाइप के द्वारा निकालते हो उसको कहते हैं भौम जल, जिसका नवीकरण और पुनर्भरण जल चक्र के द्वारा होता है। जल चक्र के बारे में आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल दुर्लभता को मोटे तौर पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है जल दुर्लभता का मात्रात्मक पक्ष। मात्रात्मक पक्ष मतलब कितनी मात्रा में जल उपलब्ध है। दूसरा है जल दुर्लभता का गुणात्मक पक्ष। गुणात्मक पक्ष मतलब उसकी क्वालिटी कैसी है। तो मात्रात्मक पक्ष में हम क्या देखते हैं कि जल संसाधन की कमी कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि राजस्थान में क्या है, जल की मात्रा कम है, ठीक है। जैसे कि मेघालय में क्या है, जल की मात्रा ज़्यादा है। फिर जल संसाधनों का असमान वितरण। असमान वितरण मतलब राजस्थान में जल मिल ही नहीं रहा है, मेघालय में जल ही जल है केवल, ठीक है। और गंगा नदी के किनारे जितने भी शहर बसे हैं उनके पास भी जल की मात्रा बहुत है ना। तो ये क्या है, ये जल का असमान वितरण है। कहीं पे वर्षा ज़्यादा हो रही है, कहीं पे वर्षा कम हो रही है, ये भी क्या है, जल संसाधनों का असमान वितरण ही है। अगला है गुणात्मक पक्ष। गुणात्मक पक्ष कहने मतलब जल की खराब गुणवत्ता, ठीक है, यानी कि क्वालिटी इसका क्या है, खराब है। कैसे खराब हो जाता है, तो औद्योगिक अपशिष्ट कीटनाशकों के कारण क्या होता है, जल दूषित हो जाती है। इसके अलावा लवणीय जल भी है जिसे हम पी नहीं सकते हैं। जैसे कि समुद्र का पानी क्या है, खारा पानी है, इसे हम पी नहीं सकते हैं, तो ये क्या है, उसकी क्वालिटी खराब है। तो ये हमारा क्या है, गुणात्मक पक्ष है जल दुर्लभता का। अगला देखते हैं, जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से स्वच्छ जल की कमी हो सकती है, इसका संरक्षण आवश्यक है। तो इसके संरक्षण के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके संरक्षण करने का मतलब है कि हम इसे बचा कैसे सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास क्या है, ये जल की दुर्लभता का मात्रात्मक पक्ष भी है और जल की दुर्लभता का गुणात्मक पक्ष भी है। तो हमें इसे बचाने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, वह करना जरूरी भी है। तो इसके लिए हम पहले क्या कर सकते हैं कि भंडारण द्वारा सतह के जल का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे कि ये नदी कोई है, ठीक है, ये नदी क्या करेगी, इसमें पानी है, ये तो डायरेक्ट जाके समुद्र में मिल जाएगी लास्ट में, है ना। ये क्या हो गया, पानी बर्बाद ही हो गया ना एक तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बाउंड्री करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं अन्य कामों में अपने, है ना। यहाँ पे बाउंड्री करके हम इसका बांध बना सकते हैं, बांध बना करके हम इसका प्रयोग अन्य चीज़ों में कर सकते हैं। तो भंडारण, इस तरह से हम भंडारण करेंगे और भंडारण द्वारा अन्य चीज़ों में इसका मदद लेंगे। अगला पॉइंट है कि वर्षा जल का संरक्षण। जो वर्षा जल मिलता है वो लगभग फ्रेश जल होता है, मतलब अलवणीय जल होता है। तो हम उसका क्या कर सकते हैं, हम उसका संरक्षण कर सकते हैं। जैसे छतों पर हार्वेस्ट कर सकते हैं और उसको अंडरग्राउंड वाटर के लिए रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो वर्षा जल का हम संरक्षण करके हम अपने जल को बहुत हद तक बचा सकते हैं। कृत्रिम पुनर्भरण के लिए समय देना। वाटर शेड मैनेजमेंट जो है वो इसी से है। जल संभर जो विधि है वो इसी के लिए है, कृत्रिम पुनर्भरण के लिए। पुनर्भरण मतलब क्या है, रिचार्ज के लिए समय देना। अंडरग्राउंड वाटर में क्या होता है कि इसको समझते हैं पहले। जैसे कि ये है धरातल और ये है अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है। अब अंडरग्राउंड वाटर से हम क्या किए हैं, बोरिंग कर लिए और इससे पानी निकाल रहे हैं। अब पानी बहुत ज़्यादा जब निकलेगा तो इसका लेयर क्या होगा, कम होगा। इसका लेयर क्या हो जाएगा, कम होगा, ठीक है। ये लेयर घट करके हो गया अब ये इतना ही, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, आपको कभी कभी बोरिंग बहुत अंदर तक करना पड़ता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो जल स्तर की जो कमी हुई इसको पुनर्भरने के लिए समय देना है। तो इसी को बोलते हैं कृत्रिम पुनर्भरण। कृत्रिम पुनर्भरण करना मतलब जैसे कि ये घर है, इसके छत पे जो वर्षा का जल आ रहा है इसको हम सीधा पाइप के द्वारा हम इसको नीचे भूमि में प्रवेश करा रहे हैं। इसके लिए टपकन विधि आती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बूंद बूंद करके ये पानी नीचे जाती है और अंडरग्राउंड वाटर से मिल जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जल स्तर वापस से बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं कृत्रिम पुनर्भरण। इसके अलावा और कैसे हम बचा सकते हैं, तो ड्रिप छिड़काव और स्प्रिंकलर तकनीक। कृषि क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नॉर्मली यूज़ क्या करते हैं, पाइप के द्वारा पानी देना स्टार्ट कर देते हैं और उसमें क्या होता है, ज़्यादातर पानी बहकर निकल जाता है, उसके कारण मृदा अपरदन भी होता है। लेकिन हम उसको बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं, ड्रिप छिड़काव करके। ड्रिप छिड़काव में क्या होता है, जैसे कि एक पाइप होता है और यहाँ पे उसके बीच में छेद होता है और ये छेद वहीं पर होता है जहाँ पर आपको देना है, वहाँ यानी कि जहाँ पर आपका पौधा होता है वहीं पर ये छेद होता है। तो डायरेक्टली क्या होता है, आपको जो पानी है सीधा पौधे के जड़ पर पहुँचता है। तो ये है ड्रिप छिड़काव। स्प्रिंकलर में क्या होता है, एक नोजल होता है जो घूमता रहता है और जिसके कारण वो छिड़काव करता है। तो इन दोनों विधियों द्वारा हम कृषि क्षेत्र में पानी को बचा सकते हैं। इसके अलावा जल का प्रयोग, ये जो कि आम लोगों के लिए है, यानी कि हमारे लिए है, कि जल का प्रयोग मितव्ययता मतलब बचा करके और विवेकपूर्ण ढंग से सही तरीके से करें और अधिकतम संरक्षण करें, तो हम जल का संरक्षण कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ज़्यादा पानी का प्रयोग ना करके पानी को बचाना। तो ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।